जी अब शुरू करने जा रहे हैं हम आज। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी का था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मैंने डिस्कस कर लिया, प्राइवेटाइजेशन कर लिया। क्या ऐसा भी हो सकता है मैं एक भी शेयर अपना ना बेचूं, ओनरशिप ना बेचूं और प्राइवेटाइजेशन हो जाए? मैं गवर्नमेंट हूं, मैं नरेंद्र मोदी हूं, गवर्नमेंट इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, और मैंने कुछ नहीं बेचा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, और फिर भी क्या प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा? हाँ, क्या प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा? कैसे होगा, शुभ बताओ। डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होगा? हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या दिया है आईसीआई ने? बीएसएनएल। उन्होंने कहा बीएसएनएल चलता रहा, बीएसएनएल का एक भी शेयर, एक भी परसेंट नहीं बेचा गया, बट बीएसएनएल के सामने अलाउ कर दिया गया बाकी लोगों को आने के लिए। कौन कौन आ गया? एयरटेल आ गया। अभी रिसेंटली क्या आया 3-4 साल पहले? जियो, जिसने सब तहस नहस कर दिया, सब वो मिल गया। इसी वजह से हम डाटा भी अच्छा ले पाए, तो प्राइवेटाइजेशन भी हो गया। नाउ थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन है जिसमें एफडीआईज आती हैं। पहले मैं आपको बताता हूं ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। ऑनलाइन जहां डाउट हो पूछ लीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि सारी दुनिया एक हो गई। मीन्स इंडिया एंड अदर कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड होने लगा। देखो मिड 50s तक, मिड 50s मतलब 1990 तक वी वर क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट ने क्यों रखी थी? क्लोज्ड का मतलब कि बाहर के लोग इंडिया में नहीं आ सकते। ऐसा क्यों रखा था? क्योंकि अगर बाहर के लोग इंडिया में आ जाते तो वो तो अच्छे संपन्न देश थे, उन लोगों के पास अच्छे रिसोर्सेज थे, दे वर वेरी गुड इन प्रोडक्शन, दे वर वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी। इंडिया वॉज नॉट गुड इन टेक्नोलॉजी। तो अगर विदेश से प्रोडक्ट यहां आ जाता तो क्या इंडिया वर एबल टू डू द कॉम्पिटिशन, टू गिव द कॉम्पिटिशन? इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो गवर्नमेंट ने रियलाइज करा कि 1990 तक हम टेक्नोलॉजी वगैरह में सब फेल है। अगर हम ओपन इकोनॉमी कर देंगे और बाहर के लोग अगर इंडिया में आ गए तो फिर इंडिया की सारी इंडस्ट्री जितनी भी चलाई हैं हमने बंद हो जाएंगी। सो इसलिए उन्होंने क्लोज्ड इकोनॉमी रखा। बट 1990 तक हम लोग अच्छे हो गए, और देन 1991 में ग्लोबलाइजेशन किया गया, और गवर्नमेंट ने कहा जो जिसमें बेस्ट होगा वो कंट्री वो बनाए और उस आपस में एक्सचेंज कर ले। जैसे मोबाइल्स के केस में हम लोग अच्छे नहीं हैं। अगर हम मोबाइल बनाएं, इंडिया मोबाइल बनाए, तो क्या बहुत अच्छा बढ़िया मोबाइल बना पाएगा? भारी सा मोबाइल होगा, टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने इंडियन लोगों से कहा आप अपना रिसोर्स जिसमें आप बेस्ट हो उसमें लगाएं। और कोरिया से या चाइना से कहा गया कि आप अगर मोबाइल में बेस्ट हैं तो आप लोग मोबाइल बनाएं और फिर आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा? देखो, मैं जिस चीज में बेस्ट हूं मैं उसे सबसे सस्ता बना सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए में। चाइना उसी चीज को 12 में बनाएगा। तो चाइना ने अपना रिसोर्स उस चीज में लगाया जिसमें चाइना बेस्ट कर सकता है। ठीक, चाइना ने वो चीज सबसे सस्ती बना दी, और मैंने अपना माल यहां दे दिया चाइना को, और चाइना ने किसको दे दिया? इंडिया को। अब इंडिया को जो गुड्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा? चाइना ने सबसे सस्ता बनाया है, इंडिया को कैसे, किस प्राइस पर मिल जाएगा? चीपेस्ट मिल जाएगा। और चाइना जिस चीज में बढ़िया नहीं था, इंडिया बेस्ट था, चाइना के लोगों को वो चीज कैसी मिल जाएगी? चीपेस्ट मिल जाएगी। अच्छा, जब मैं अपने सारे रिसोर्स केवल एक चीज के प्रोडक्शन में लगाऊंगा तो वो प्रोडक्शन कैसा बनेगा? लिमिटेड या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। तो एक्सेस बन जाएगा मेरे पास, तो आई एम एबल टू डू द एक्सपोर्ट। इस तरीके से हर कंट्री को हर चीज मिलने लगी, और कैसे प्राइजेस पे मिलने लगी? चीपेस्ट। कंप्यूटर्स इसी वजह से आए, मोबाइल्स इसी वजह से आए। 1991 से पहले कहाँ थे?
टीवी, स्मार्ट टीवी सब आए, हम देखते हैं मेड इन कोरिया, मेड इन चाइना, तो जो जो बेस्ट बना रहा है हमें इजीली अवेलेबल हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब चीजें सस्ती हुई होंगी, ग्लोबलाइजेशन के बाद महंगी हुई होंगी, बेटर होती जा रही होगी टेक्नोलॉजी, या स्ट्रगल करना पड़ रहा है हमें टेक्नोलॉजी में? हम लोग बढ़िया नहीं है टेक्नोलॉजी में, तो क्या हमें टेक्नोलॉजिकल चीजें नहीं मिलेंगी? कैसे मिलेंगी? जो बेटर है वो दे दे। हम बेटर सिर्फ एग्रीकल्चर में है, तो क्या हमें अब कुछ नहीं मिलेगा या हमें सब कुछ मिलेगा? और लेकिन हम क्या करेंगे, हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट कर देंगे। जहां सॉइल्स अच्छी नहीं है, जहां पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता, उन कंट्रीज को हम अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच देंगे। तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इज इट क्लियर? तो तीन चीजें आई, एलपीजी। अच्छा, क्या मिड 50s में ग्लोबलाइजेशन का फायदा था? उसमें क्या होता, हम एक्सपोर्ट तो कुछ कर नहीं पाते, इंपोर्ट होता जाता, और इंपोर्ट होता तो किस करेंसी में होता है इंपोर्ट? रुपीज में होता है या डॉलर्स में? डॉलर में। यस, डॉलर। अच्छा, यहाँ पे भी तो है बच्चे, राइट। तो डॉलर्स में होता है, और डॉलर में जो हमें इंपोर्ट होगा उसका रीपेमेंट अगर हमें करना होगा तो कैसे करेंगे? डॉलर्स में ही। और डॉलर हम छाप सकते हैं क्या? तो क्या होता था, हमें फॉरेन करेंसी के लोन लेने पड़ते थे। समझिए जरा, ये टेक्निकल इशू है, दिस इज इकोनॉमिक्स। अगर आप आज नहीं समझोगे तो आप कंट्री की मेजर इश्यूज भी नहीं समझोगे। देखिए, $1 लाख का मैंने माल इंपोर्ट करा, अब इसकी पेमेंट किस फॉर्म में होगी? डॉलर में। डॉलर हम लोगों के पास होता नहीं, हम आरबीआई के पास गए। आरबीआई डॉलर छाप सकती है मशीन ऑन करके, रुपए छाप सकती है, डॉलर तो छाप नहीं सकती। तो वो डॉलर कहां से लाएगी? बोरो करेगी, और धीरे धीरे बोरोइंग्स का प्रेशर क्या होता जाएगा इंडिया पे? बढ़ता जाएगा। आर यू अवेयर कि पाकिस्तान बोरोइंग्स में बहुत ज्यादा दब गया है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा पॉलिसीज माननी पड़ती हैं चाइना की, यूएसए की, जैसे वो चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे, और जब प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो उनके लोगों को जो भी सामान चाहिए वो कहां से आएगा? फिर बाहर से आएगा। तो किस करेंसी में पेमेंट होगी? डॉलर उन पे है नहीं। उन पे डॉलर दो तरीके से आ सकता है, तो वो एक्सपोर्ट करके डॉलर लाएं या लोन लेके डॉलर लाएं। एक्सपोर्ट वो तब करेंगे जब प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन कर नहीं रहे तो कहां से आएगा डॉलर? धीरे धीरे बोरिंग बढ़ती जाएगी। जो इंसान लोन देगा वो कहेगा लाओ मेरा पैसा, आप नहीं दे पाएंगे तो वो अपनी एक शर्त रख देगा। तो इसलिए उस समय ग्लोबलाइजेशन बेटर होता है जब आप एक्सपोर्ट की पोजीशन में आ जाए। अगर आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं तो ग्लोबलाइजेशन से खराब कुछ नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं कुछ नहीं बना रहा हूं, मैंने कहा सब कुछ विदेश से मंगा लो, ये भी ग्लोबलाइजेशन है। इज इट गुड? क्या हो जाएगा? हम कर्जे में डूब जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या बात कह रही है बार बार, हमारे ऊपर 2014 में बहुत कर्जा हो गया था भाई। 1990 में भी इतने बढ़िया थोड़ी ना हुआ, अचानक एलपीजी ग्लोबलाइजेशन आ गया, इतने बेटर थोड़ी ना थे हम। तो 2014 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, मेक इन इंडिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया? सर, मेड में असेंबलिंग भी हो सकती है और मेक में मैन्युफैक्चरिंग होगी कंप्लीटली इन इंडिया। राइट, ओके। इन्होंने ये बताया है, शुभ रस्तोगी ने, कि मेक इन इंडिया में असेंबली हो सकती है जबकि मेड इन इंडिया में कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग होगा। मेक इन इंडिया में क्या होगा? बाहर की कंट्रीज आके इंडिया में प्लांट लगा के बना सकती हैं, दैट इज कॉल्ड मेक इन इंडिया। मेड इन इंडिया में हम ही लोगों को बनाना पड़ेगा। अब बाहर के लोग जब यहां इंडिया में आएंगे, बनाएंगे, तो उस केसेस में इंडिया में प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन सारा जब भी इंडिया से निकलेगा तो एक्सपोर्ट होगा ना। हम विदेशी कंपनियों ने यहां आके प्रोडक्शन कर लिया। मौजूद है, जरा वीडियो ऑन कीजिए। एक सेकंड, ये मेरी आवाज कैसी आ रही है बताइए आप। सॉरी, एक और मीटिंग में ज्वाइन थी मेरी। तो मेक इन इंडिया किससे क्या होगा? इंडिया में विदेश से कंपनियां आ सकती हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएंगी, उससे प्रोडक्शन होगा, और वो प्रोडक्शन अल्टीमेटली कहां पे होगा? इंडिया में। अब उसे अगर बाहर लेके जाना है तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट। और क्या आएगा फिर उससे इंडिया में? डॉलर्स, यूएस डॉलर्स। प्लस विदेशी कंपनी जब इंडिया में आती है तो कहती है मैं इंडिया में प्रोडक्शन करना चाहती हूं, तो गवर्नमेंट कहती है पहले आप 10 लाख 20 लाख 10 करोड़ 20 करोड़ इन्वेस्ट करो। तो अब विदेशी कंपनी इन्वेस्ट कैसे करेगी?
रुपए में करेगी बट लाएगी क्या, डॉलर्स, डॉलर आरबीआई ले लेगा। तो ग्लोबलाइजेशन, प्लीज ये क्वेश्चन आता है, क्या ग्लोबलाइजेशन हर केस में बेटर होता है? आप समझिए, आपको कहना है ग्लोबलाइजेशन केवल कब बेटर होगा, जब कोई कंट्री अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, सफिशिएंट हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यहां तक बातें क्लियर है? ठीक। अब ग्लोबलाइजेशन में बेटे दो चीजें होती हैं, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफआईआई। ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, सब कुछ कोर्स का है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफ फॉरेन, फॉरेन, डी डायरेक्ट, आई इंस्टीट्यूशनल। ये वाला आई इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या डिफरेंस होता है इनमें? कोई बच्चा प्रकाश डाले ऑनलाइन, नहीं पता। एफडीआई एंड एफआईआई, यस। एफडीआई एफडीआई होती है कंट्रोल के लिए, एफआईआई होती है इन्वेस्टमेंट। मींस मैं विदेशी कंपनी हूं, आपके इंडिया में मैं पैसा लगा रहा हूं, कंट्रोल कर रहा हूं। कंट्रोल कैसे करूंगा कि मेरे पास एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ शेयर होल्डिंग आए, डिसीजन मेकिंग मेरी हो। अगर मैं डिसीजन मेकिंग अपने पास रख रहा हूं, कंट्रोल मेरा है, मेरी इच्छा के बिना काम नहीं होगा, तो मैं विदेश से लगाए हुए इन्वेस्टमेंट को बोलूंगा एफडीआई। और अगर मैं सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट हो जाएगा, मैं प्रॉफिट का पार्टिसिपेट करूंगा, डिसीजंस मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं कहलाऊंगा एफआईआई। रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा ब्रिटेन की एक कंपनी ने, रिलायंस के शेयर में उसे लगा कि ये 2-4 दिन में 2000 से 2500 हो जाएगा, 2500। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये क्या है? एफआईआई। दे आर इन्वेस्टिंग ओनली टू अर्न प्रॉफिट्स, राइट। टोयोटा, जो मैं कह रहा था, टोयोटा इंडिया में कार तो ला नहीं सकती विदेश से, तो उसे यहां क्या करना पड़ेगा, या तो एक जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा या होली ओन्ड सब्सिडरी बनानी पड़ेगी। होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब एक कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश करनी पड़ेगी जिसकी सारे के सारे शेयर्स किसके पास होंगे, टोयोटा फॉरेन वाली ने। अब उसने यहां पर एक सब्सिडरी कंपनी बना ली, बताओ ये क्या कहलाएगा, एफडीआई या एफआईआई? क्योंकि वो जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है, प्रॉफिट के लिए कर रही है, कंट्रोल के लिए कर रही है, डिसीजन मेकिंग के लिए कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड एफडीआई। मैंने अभी अभी सुबह 9:30 बजे हैप्पीएस्ट माइंड एक कंपनी है, उसके शेयर खरीदे, आज मैंने अभी खरीदे। हैप्पीएस्ट माइंड बढ़ भी गया वो 4% जब से मैंने खरीदे उसके बाद। तो हैप्पीएस्ट माइंड के मैंने शेयर्स खरीदे। आपको क्या लगता है, अगर मैं हैप्पीएस्ट माइंड के इस समय हेड ऑफिस में जाऊं, एक आईटी कंपनी है, तो लोग मेरे लिए गेट वेट खोलेंगे, मैं शेयर होल्डर हूं, सैल्यूट पड़ेगा? मैं सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूं, यानी मैं केवल किस लिए पैसा लगाया हुआ है, प्रॉफिट के लिए। लेकिन अगर मैं 25% से ज्यादा शेयर्स ले लूं, आपको पता है डिसीजन कैसे होते हैं किसी कंपनी में? 2 तरीके से डिसीजन होते हैं। 51% लोग हाँ कहेंगे तो डिसीजन ओके हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं ना, 75% लोग हाँ कहेंगे तब डिसीजन हो जाएगा। समझिए, कंपनी के रूटीन डिसीजंस क्या होते हैं? 51% शेयर होल्डर ओके करेंगे तो वो ओके माना जाएगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, फैक्ट्री बेचना, लैंड बेचना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उनमें कितने परसेंट ओके चाहिए? 75। मैंने कंपनी के 26% शेयर ले लिए, क्या वो कंपनी बिना मेरी कंसेंट के आराम से चल जाएगी या नहीं? सिर्फ ये डिसीजन तो कर पाएगा वो। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या होंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो लोग कितने लोग हैं? जैसे आपकी कंपनी के मैंने 26% ले लिए, आप में और मेरे में बात नहीं बन रही, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है जिसमें लॉ कहता है 75% ओके होनी चाहिए। आप लोग कितनी ओके कर पाएंगे? 74। मैं कितना हूं? 26। बिना मेरी मर्जी के डिसीजन हो पाएगा इंपॉर्टेंट? तो मेरा कंट्रोल है इस कंपनी में या नहीं है? तो इसलिए अगर एफडीआई करना है तो मिनिमम कितनी परसेंटेज लेनी है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 26।
समझ रहे कैसे हुआ? मैंने मुंह बिगाड़ लिया, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं मान रहा तुम्हारी बात, चला लोगे कंपनी तुम, 26% मेरे पास है, छोटे मोटे गधे बन के डिसीजन करते रहोगे, मेन डिसीजंस मुझे बनाते रहोगे, अरे सर मान जाओ, अरे सर समझो, तो इसका मतलब मेरा कंट्रोल है नहीं है। और मैंने केवल 20% लिए हैं शेयर्स, मैंने मुंह बिगाड़ लिया, तो तुम कहोगे सर रूठे रहो, हमें क्या करना है। अब मैं कह रहा हूं मैं रूठ रहा हूं, आप कह रहे हो रूठ जाओ, क्यों? मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो कंट्रोल के लिए एटलीस्ट कितना चाहिए? 26। यानी क्वेश्चन आएगा, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 27% शेयर ले लिए, दिस इज एफडीआई और एफआईआई, बट वो फॉरेन से आना चाहिए पैसा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, इंडिया हुआ तो वो एफडीआई नहीं होगा। तो अब जरा आइए, अच्छा ग्लोबलाइजेशन के लिए एफडीआई इंपॉर्टेंट है या नहीं है? हमारे पास रिसोर्स है नहीं और हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हैं, विदेशों में बहुत पैसा है, वो इंडिया में यूनिट लगाना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने एफडीआई को अलाउ कर दिया, इससे क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन और बढ़िया हो गया, विदेशी लोग आज इंडिया में पैसा लगा सकते हैं, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहां से एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो एफडीआई आया। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए सबसे पहला काम क्या किया गया? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। बट कुछ चीजों में गवर्नमेंट ने कहा एफडीआई अलाउ नहीं करेंगे, जहां से इंडिया की सीक्रेसी लीक हो सकती है, इंडिया की सिक्योरिटी पे फर्क आ सकता है। जैसे एटॉमिक एनर्जी है, अगर विदेशी कंपनियां आके यहां भारत में एटम बम बनाने लगे तो आपको लगता है कि वो किसी भी दिन गड़बड़ कर सकती है इंडिया में? उनकी सारी फैक्ट्रीज लगी हुई है, एटम बम बना रहे हैं, किसी भी दिन उनकी कंट्री के आदेश हुए, यही हम अंदर ही अंदर उड़ जाएंगे। तो क्या यहाँ ये विदेशी लोगों के हाथ में होना चाहिए, इंडिया के हाथ में होना चाहिए? तो इंडिया के हाथ में होना चाहिए। सेम एफडीआई अलाउ नहीं है लैंड परचेज करने के लिए। आप अगर भारत में लैंड खरीदेंगे तो एक दिन सारा का सारा लैंड कौन खरीद लेगा? विदेशी लोग, तो भारत तो बिक जाएगा। तो ऐसा गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों में एफडीआई को रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है, या परसेंटेज बांधी हुई है, बस 26% ला सकते हो, या 74 ला सकते हो, या 100 ला सकते हो। इस तरीके से अलग अलग सेक्टर, और कुछ सेक्टर बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, यहां पे क्वेश्चन आएगा। तो अब जरा देखिए बुक में ये लिखा है इनवर्ड एफडीआई, मतलब भारत में आएगी इनवर्ड। एक होता है आउटवर्ड एफडीआई, भारत वाले लोग जब बाहर लगाएंगे तो वो आउटवर्ड एफडीआई। कोई पूछेगा एफडीआई कितने तरीके की है? 2 तरीके की। जब विदेशी भारत में आएंगे तो इनवर्ड एफडीआई कहलाएगी, आईएफडीआई, और जब भारत के लोग बाहर जाएंगे तो ओएफडीआई कहलाएगी। इनवर्ड एफडीआई क्या है? देखो बेटा, अब यहां देखते हैं, ये देखो जरा परसेंटेज देखो एफडीआई की कितनी है, मिनिमम कितनी है? 26। लॉजिक समझ में आया? ये 51% से आज की डेट में 100% तक बढ़ गई, अब 100% भी अलाउ है। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर्स को देख के एफडीआई अलाउ किया है कि कुछ इंडियन होने चाहिए, कुछ विदेशी होने चाहिए। और यहां पे देखें, फ्यू सेक्टर्स वेयर एफडीआई इज प्रोहिबिटेड, आ ही नहीं सकते, प्रोहिबिटेड है। एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या होती है? निधि कंपनी क्या होती है? जिस कंपनीज में लोग पैसा लगाते हैं, छोटे छोटे पैसे लगाए जाते हैं, और वो कंपनी पैसे आपसे कलेक्ट करके दूसरे लोगों को लोन देगी, एक तरीके का बैंकिंग का काम करती है बिना बैंकिंग लाइसेंस के। तो इन कंपनी में प्रॉब्लम क्या है? विदेशी लोगों ने यहां कंपनी बनाई, आप सबको लूट के भाग गए। छोटी छोटी जमा पूंजी होती है, ठीक है, मतलब आपसे पैसे लूंगा, आपसे लूंगा, आपसे लूंगा, मेंबर बनाते हैं निधि कंपनी में, अपने ही मेंबर को फिर वो पैसे देते हैं। तो निधि कंपनी में प्रॉब्लम है, विदेशी कंपनी आई, सारे लोगों से पहले पैसा बटोरा और गायब हो गई। तो गवर्नमेंट को थोड़ा थोड़ा रिस्क लगता है इन जगह एफडीआई लाने में। निधि में चिट फंड भी इसी तरीके की होती है। एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने कह रखा है हम एफडीआई नहीं लाएंगे, विदेशी लोग आके यहाँ खेती नहीं करेंगे, बट कर सकते हैं। कौन सी खेती कर सकते हैं? फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सीड्स, ये हॉर्टिकल्चर हो गया,
ये सब आलू गोभी ये सब उगाना, मतलब जैसे बागबान बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर हो गया, ये फ्लावर्स की खेती, ये सब कर सकते हैं। सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, पिसिकल्चर, वेजिटेबल, मशरूम्स, ये सब आप कर सकते हैं। तो ये तो सब आप कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग लिखा है ना, वैसे एग्रीकल्चर में अलाउ नहीं है। प्लांटेशन में भी अलाउ नहीं है, लेकिन टी प्लांटेशन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात। क्वेश्चन आएगा एफडीआई कौन से प्लांटेशन में अलाउ है। देखो यहां पे इन सारी चीजों में अलाउ नहीं है, यानी एग्रीकल्चर में नहीं है बट एक्सक्लूडिंग, यानी इनमें अलाउ है। प्लांटेशन में नहीं है बट अदर देन टी प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन में अलाउड है। कॉफी प्लांटेशन में अलाउड नहीं है, रबर प्लांटेशन में अलाउ नहीं है, सिर्फ टी प्लांटेशन में अलाउड है। जनरल एग्रीकल्चर में अलाउड नहीं है। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स कर रहे हैं, नर्सरी खोल रहे हैं, अलाउड है। ये गवर्नमेंट के अपने आरबीआई के रूल्स है, बट आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में आपको कह रहा हूं ना, इनमें अलाउड नहीं है, वरना पूरा इंडिया बिक जाएगा। टीडीएस, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। डेवलपमेंट राइट्स क्या होते हैं? जमीन आपकी, डेवलपमेंट हम करेंगे। जमीन आपकी, उस पर मल्टी स्टोरी मैं बनाऊंगा, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट राइट्स। इनको ट्रांसफर, इनका ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब अगर कोई एफडीआई आती है इनमें तो उसके बाद उसे प्रोजेक्ट पूरा ही करना पड़ेगा, ये नहीं कि वो इनको ट्रांसफर कर ले, इनकी ट्रेडिंग करने लगे, ये नहीं हो सकता। सिगार्स, टोबैको, ये सारी चीजें नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनमें कंट्रोल अगर नहीं हुआ तो आदमी की जान जा सकती है, तो विदेशी लोगों को अलाउड नहीं। तो एक ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो प्लीज, व्हाट इज एफडीआई? सर एफडीआई जो कंट्रोल के लिए आएगी भारत में, इनवर्ड एफडीआई है, तो 26% मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? 100% तक। 1990 के बाद स्टार्ट हुआ, बट इन एरियाज में एफडीआई अलाउड ही नहीं है। लॉजिक समझ में आ गया ना? एटॉमिक एनर्जी में दिक्कत हो जाएगी, एग्रीकल्चर अगर इनके हाथ में चला गया तो जो जनरल किसान है उससे वो खत्म हो जाएगा, उसके साथ इतना कंपटीशन हो जाएगा कि वो मर जाएगा। तो अब ये फ्लावर्स की खेती है, ये जनरल किसान कर रहा है या ये इन्वेस्टर बिजनेसमैन कर रहे हैं? तो इन सब में एफडीआई आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जनरल जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये सब इन्होंने बनाया है। एफआईआई क्या होते हैं बता दिया मैंने, जो किस पर्पज से आएंगे? इन्वेस्टमेंट। कंट्रोल कितने परसेंट चाहिए एफआईआई के लिए? कोई परसेंटेज डिफाइंड नहीं है। अरे मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है आपकी कंपनी में, शेयर खरीदने हैं, तो मैं 1% भी खरीद सकता हूं, आधे % भी खरीद सकता हूं। तो देखो जरा यहां कोई परसेंटेज डिफाइंड, पर 26 होते ही क्या बन जाओगे? एफडीआई। तो मान लो 25 तक रहना है। ओएफडीआई, भारत से विदेश में गए। आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया एब्रॉड, यानी भारत के लोग विदेश में पैसा लगा रहे हैं। ओएफडीआई, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। भारती एयरटेल ने अभी मॉरिशस में एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी बनाई है। पीवीआर सिनेमाज, इन्होंने भी विदेश में, चाइना में अपने इन्वेस्टमेंट किया है अपनी चेन को चलाने के लिए। तो दो एग्जांपल हैं, भारतीय एयरटेल ने भी ओएफडीआई किया है, विदेश में पैसा लगाया मॉरिशस में, और पीवीआर सिनेमाज ने चाइना में लगाया है। छोटा छोटा याद कर लीजिए कि आपको मैं इतनी स्टोरी इसलिए बता रहा हूं बस आपको क्वेश्चन आए और आप सॉल्व कर पाए, ऑब्जेक्टिव है। समरी पे आ गए। अब जरा देखें एफडीआई वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कहां है, कहां है? ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10। शुभ और वर्षा देखते रहिएगा ये ऑनलाइन वाले। ब्लैक रॉक ने $30 मिलियन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लगाया है इंडियन स्टॉक मार्केट। एक ब्लैक रॉक कंपनी है, उसने इंडियन स्टॉक, पोर्टफोलियो का मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में लगाना। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। मैं सिर्फ रिलायंस में पैसा लगा रहा हूं, दिस इज नॉट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब कई सारी चीजों में। तो एक ब्लैक रॉक इन्वेस्टर्स हैं विदेश के, उन्होंने भारत में
30 मिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट किया इंडियन स्टॉक मार्केट में, व्हाट डू यू थिंक? कंट्रोल करने के लिए किया है, एफआईआई है? अच्छा, किसी एक कंपनी में 30 मिलियन लगाए होते, कैसे हो जाता है एफडीआई? परसेंटेज पता है क्या आपको? हो सकता है 30 मिलियन में केवल 1% आता। हाउ कैन यू से दिस इज एफडीआई? अनलेस परसेंटेज इज डिफाइंड, हमेशा क्या रहेगा? एफआई। या वो बोले 30 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके कंट्रोल मिल रहा है तो एफडीआई, अदरवाइज तो ये क्या होने वाला है? एफआईआई। तो भैया देख लेना, आंसर है बी। चेक भी करते रहो, आंसर क्या रहेगा 10th का? बी। डन? बढ़िया, ठीक है। 11th, एफडीआई इन सेक्टर एक्टिविटी विच डू नॉट। अच्छा, मैं आपको बता दूं एफडीआई भी, हाँ ये पॉइंट बता दूं, एफडीआई दो तरीके से भारत में आ सकती है, तीन होते हैं। या तो प्रोहिबिटेड है तो आएगी ही नहीं, एक्टिविटी बता दी। या ऑटोमेटिक रूट है। ऑटोमेटिक में क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है ये सेक्टर ओपन है, हमसे कोई परमिशन मत लो, सीधे सीधे आके इन्वेस्टमेंट कर दो। और एक होता है अप्रूवल रूट। गवर्नमेंट कहती है यहां पर एफडीआई अलाउड है बट यू नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थोड़े से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, आप लोग पैसा तो लगा सकते हैं बट आप हमें अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बताएंगे, फिर हम आपको एक लेटर देंगे, तब आप पैसा लगाएंगे। सुनिए, इन वाले एरियाज में जो मैंने बताया, एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी, चिट फंड, निधि, एग्रीकल्चर, इन सारे केसेस में तो आना ही मत, बात भी मत करना एफडीआई की। ये कुछ एरियाज बुक में नहीं बताए, इन एरियाज में ऑटोमेटिक है, चुपचाप आके इन्वेस्टमेंट कर देना, हमसे पूछना भी मत। इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट तो कर लेना बट हमसे क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। वी विल चेक योर स्टैंडर्ड्स, वी विल इम्पोज सम कंडीशंस, राइट? तो एक बार देखिए बुक में ये कहां बताया है, फिर मैं इसे भी पढ़ा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड। बताया नहीं है, हाँ देखो, ये बस एक लाइन दी है, वेयर देयर इज नो अप्रूवल थ्रू ऑटोमेटिक रूट। तो कंपनी को, ये जरा इंपॉर्टेंट लाइन है, या तो अप्रूवल रूट होगा, तो किससे परमिशन लेनी है अप्रूवल रूट में? अप्रूवल है, ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट में परमिशन लेनी है। किससे परमिशन लेनी है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB। अगर मैंने बोला ऑटोमेटिक रूट है तो किससे परमिशन लेनी है? किसी से नहीं। अगर मैंने बोला अप्रूवल रूट है तो ये इंपॉर्टेंट है, FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, RBI की एक ऑर्गेनाइजेशन, इससे परमिशन। और मैंने बोला प्रोहिबिटेड है, आना ही मत, बात भी मत करो, कोई बात ही नहीं होगी हम लोग। अब देखते हैं, ये पॉइंट था, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहां देखें, हाँ एफडीआई की वो एक्टिविटी जिसमें कोई अप्रूवल नहीं लेना गवर्नमेंट से, कौन सा? डी। द मेथड ऑफ एफडीआई अदर देन ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट के अलावा एफडीआई फिर कैसे आएगी? अप्रूवल रूट से, हाँ गवर्नमेंट रूट। और गवर्नमेंट की भी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? RBI है, और RBI की भी क्या है? FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। हो सकता है एक ऐसे आ जाए, FIPB की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल आ जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ऐसे करके देगा, तो नाम पूरा याद रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIPB का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशनल या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट। प्रायोरिटी या प्रमोशन? प्रमोशन। देख रहे हो, ICAI भी बार बार एग्जामिनेशन फीस लेने के लिए हरकत कर रहा है कि मतलब इतना कंफ्यूजन कर देगा अगर आपने माइन्यूटली नहीं पढ़ा तो। वो सेक्टर बताएं जहां एफडीआई परमिटेड ही नहीं है। यार तुम्हें सब आ गया समझ में,
एफडीआई किसमें अलाउड है? क्या किसी प्लांटेशन में अलाउड है क्या? तो मारो टिक, आगे बढ़ो। सब मैंने आपको बता दिया, आप तो सब आराम से कर लोगे। और अभी तो बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बस एक लेक्चर और लगना है, कल ये चैप्टर खत्म, चैप्टर नंबर 4 खत्म। कोई क्वेरी है तो पूछिए, ये भी हमारी मीटिंग भी खत्म। नहीं है? चलो, वेरी नाइस। वर्षा क्लियर है?